हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आई एम शिवम पांडे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके बीच में आज आया हूँ। डिफरेंस बिटवीन लॉकडाउन एंड कर्फ्यू। ये वर्ड आप बहुत सुनते होंगे और आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता होगा कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या अंतर है और सेक्शन 144 क्या है। इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी। हाय, आई एम शिवम पांडे और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि हमने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी हैं। ऑनलाइन क्रैश कोर्स की क्लासेस फॉर क्लैट एंड DULLB का हमारा 100% रिजल्ट रहता है। दैट मीन्स हम जितने बच्चे पढ़ाते हैं सब सेलेक्ट होते हैं और क्लैट का रिजल्ट हमारा 80% रहता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये है डिफरेंस जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेक्शन 144 CRPC दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, लॉकडाउन और कर्फ्यू। डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि सेक्शन 144 इंपोज होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। सेक्शन 144 ऑफ CRPC वो ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इसको इन्वोक कर सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आपके SDM आते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो उनके पास ये पावर होती है कि वो सेक्शन 144 किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इम्पोज कर सकते हैं। लॉकडाउन जो इम्पोज करते हैं वो DM करते हैं, दैट मीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स करते हैं, और कर्फ्यू का अनाउंसमेंट भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं। एक चीज़ और है, कर्फ्यू जो अनाउंस होता है ये सेक्शन 144 के तहत ही होता है और इसका अनाउंसमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं। ओके, आइए मैं आगे आपको बताता हूँ डिफरेंस। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तीनों चीज़ें सेक्शन 144, लॉकडाउन और कर्फ्यू, ये किस केस में होते हैं, किस केस में इन्हें इम्पोज किया जाता है। केस क्या है कि कभी भी डेंजर टू पब्लिक लाइफ, अगर कोई खतरा है लोगों की ज़िंदगी को, या फिर दंगे हो रहे हैं देश में या उस पर्टिकुलर एरिया में, या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मतलब लोगों की शांति, इसके ऊपर सवाल है, तो इन सभी केसेस में दैट इज डेंजर टू पब्लिक लाइफ, राइट्स, एफ्रे एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, इसको मेंटेन रखने के लिए हम इन सेक्शंस को इंपोज करते हैं, दैट इज 144 को इंपोज करते हैं, या फिर लॉकडाउन लगाते हैं या तो कर्फ्यू लगाते हैं। अच्छा, इनको इंपोज करने से होता क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है माइंड में। होता क्या है, सेक्शन 144 अगर आप इंपोज करेंगे तो अनलॉफुल असेंबली को ये मना कर देता है, प्रोहिबिट कर देता है कि कोई भी अनलॉफुल असेंबली नहीं होगी। अनलॉफुल असेंबली का मतलब क्या होता है, 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी भी एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब अगर 4 लोग इकट्ठे होते हैं इट्स नॉट अ अनलॉफुल असेंबली, लेकिन अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो होता है अनलॉफुल असेंबली। तो सेक्शन 144 में अनलॉफुल असेंबली को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, मतलब कोई भी अनलॉफुल असेंबली नहीं होगी। और अनलॉफुल असेंबली के ऊपर सेक्शन 141 IPC एंड सेक्शन 143 IPC बहुत अच्छे से डील करता है। इसके बारे में आप वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। इसके साथ साथ सेक्शन 144 जब भी इम्पोज होता है तो कोई भी आर्म्स जो है वो इशू नहीं किया जाता है, कोई भी आर्म्स इशू नहीं होते हैं। अब मैं लॉकडाउन में बताता हूँ क्या होता है लॉकडाउन में। आप लॉकडाउन आजकल इसके थ्रू गो थ्रू भी हो रहे होंगे। बेसिकली होता क्या है कि ये दो चीज़ें तो होती ही हैं लॉकडाउन में, अनलॉफुल असेंबली तो मना होती है, आर्म्स भी इशू नहीं होते। इसके साथ साथ ये कैरी फॉरवर्ड होकर शटिंग डाउन हो जाता है, बंद हो जाते। क्या बंद हो जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर देते हैं, ट्रेन्स को भी बंद कर देते हैं और फ्लाइट्स को भी बंद कर देते हैं। लॉकडाउन में जितने भी आने जाने के जो साधन हैं वो सब बंद कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको केवल इसेंशियल कमोडिटीज़ की ही सप्लाई मिल पाती है। किसकी सप्लाई मिल पाती है, इसेंशियल कमोडिटीज़ की, क्योंकि सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ट्रेन को और फ्लाइट को। तो आपका क्वेश्चन होगा फिर लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी इसमें,
ये सारी चीज़ें होंगी क्योंकि कर्फ्यू जो है वो सेक्शन 144 CRPC के तहत ही इम्पोज होता है। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाते हैं। इसके साथ साथ लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह या अपने घरों से बाहर भी बिना परमिशन से निकल के कहीं नहीं जा सकते, ये कर्फ्यू में होता है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब स्थिति ऐसी आ जाती है कि स्टेट के हाथों के कंट्रोल के बाहर हो, उस केस में वो कर्फ्यू लगा देते हैं और कर्फ्यू में आप बिना परमिशन के अपने घर से बाहर निकल के भी कहीं नहीं जा सकते। बट इसमें ये होता है कि आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये जो है बेसिक डिफरेंस है बिटवीन सेक्शन 144 लॉकडाउन एंड कर्फ्यू। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के पास ये भी अधिकार होता है कि वो आपके इंटरनेट को भी ब्लॉक कर सकता है इन दिस केस। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप रूल्स को वॉयलेट करते हैं, मान लीजिए सेक्शन 144 को वॉयलेट कर रहे हैं, लॉकडाउन को वॉयलेट कर रहे हैं या कर्फ्यू को वॉयलेट कर रहे हैं, तो आपको क्या पनिशमेंट्स हो सकती हैं। देखिए, जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 में अभी क्या किया गया है, फर्स्ट स्टेज पे लॉकडाउन लगाया गया है, मतलब फ्लाइट, ट्रेन्स एंड जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बंद कर दिए गए हैं ताकि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज ना हो। ठीक है, सो वही चीज़ है, अगर इससे भी कंट्रोल नहीं आता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कर्फ्यू लगा देगी, फिर आप अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तो अगर आप इनको ब्रेक करते हैं इन रूल्स को, तो सज़ा क्या होगी, क्या कोई प्रोविज़न है? तो मैं अब पनिशमेंट्स पे बात करूंगा। देखिए, सेक्शन 188 ऑफ IPC ये पनिशमेंट की बात करता है कि अगर आप किसी भी रूल का डिसोबीडियंस करते हैं जो एक पब्लिक सर्वेंट ने इशू किया है, पब्लिक सर्वेंट मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, DM, अगर कोई भी रूल इशू करता है कि भाई आपको बाहर नहीं निकलना बिकॉज इट इज़ डेंजरस टू लाइफ, या ये इस जगह के पीस को जो है ख़राब कर सकता है, सो उस केस में क्या होगा कि अगर आप डिसोबीडियंस करते हैं तो आपको 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट, इसके साथ साथ फ़ाइन भी देना पड़ सकता है, और इसके साथ साथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन आपको दोनों पड़ सकता है। इसके साथ साथ सेक्शन 269 जो इस टाइम इम्पोज हो रहा है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 269 क्या कहता है कि अगर आप नेग्लिजेंटली किसी भी डिजीज़ को एक जगह आपको कोई डिजीज़ है, डेंजरस डिजीज़ है, और आप नेग्लिजेंट होकर इधर उधर घूम रहे हैं, तो उस केस में भी आपको 6 महीने के आसपास की सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ फाइन भी हो सकता है और दोनों हो सकता है। सो आजकल 269 का बहुत यूज़ किया जा रहा है, 188 और 269 दोनों का यूज़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज़ सेक्शन 270। ये भी बहुत यूज़ हो रहा है कि अगर आपको पता है कि आपको ये बीमारी है और अगर आप घूमोगे तो आप दूसरे को भी ये बीमारी कर सकते हो, और आपका इंटेंशन भी यही है कि आप दूसरे को ये बीमारी करने के लिए घूम रहे हो। जैसे तबलीगी जमात जो है, बेसिकली जो न्यूज़ में आ रहा है कि उनकी वजह से स्प्रेड हो रहा है, उनको पता था कि हमारे घूमने से स्प्रेड होगा और हमारे जमा होने से बीमारी बढ़ सकती है, तो उस केस में ये सेक्शन इम्पोज किया जाता है, सेक्शन 270, और इसमें आपको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है, या दोनों चीज़ें हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो यूज़ हो रहा है वो सेक्शन 271, ये भी आपको पनिशमेंट इसके थ्रू मिलती है। और पनिशमेंट इसमें क्या होता है कि अगर आप क्वारंटाइन को डिसोबे कर रहे हैं, मतलब आपको कहीं क्वारंटाइन किया गया है और आप वहाँ से भाग आते हैं, तो उस केस में भी, जैसे आपने कई सारे केसेस अभी देखे होंगे, यूपी के क्वारंटाइन सेंटर से कई लोग भाग आए हैं, सो उस केस में भी ये पनिशेबल होता है और आपको 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे, पनिशमेंट के बारे में पता लग गया होगा, एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।